प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक नाटक की चर्चा की थी। नाटक था अगरबत्ती। दोस्तों याद होगा, उसी प्रोग्राम में, उसी बातचीत में हमने नाटक की निर्देशिका स्वाति दुबे से बातचीत प्रस्तुत की थी। दोस्तों वो बात थी एक निर्देशक के लिहाज से, निर्देशक नाटक को किस तरह से चूज़ करता है, किस तरह से वो नाटक निर्देशक का होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नाटककार से, जो नाटक लिखता है। दोस्तों एक नाटककार किस तरह से सोचता है, उसकी रचना प्रक्रिया क्या होती है, वह लिखते समय किन किन पड़ावों से, मानसिक पड़ावों से गुजरता है, इन सब गंभीर सवालों पर आशीष पाठक उस दिन टैगोर मिनी थिएटर में कुछ लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। मेरा मन हुआ कि वे सवाल, वे जवाब आप तक पहुंच जाएं। ये सवाल क्या थे जिनके विमर्श की खोज में लेखक निकल पड़ा, और इस यात्रा के दौरान उसे किन किन अनुभवों से गुजरना पड़ा, और आखिरकार एक बेहतरीन नाटक अगरबत्ती सामने आया। दोस्तों इससे पहले कि हम ये बातचीत देखें, मैं चाहता हूँ आप नाटक का यह क्लिप ज़रूर देखें, जहाँ किसी भी तरह का आमोद प्रमोद या मनोरंजन वर्जित हो। उन सब वर्जनाओं को तोड़ते हुए स्त्रियां किस तरह से होली के उत्सव पर अबीर उठाकर अपने अपने ख्यालों के मस्तक पर लगाती हैं। दोस्तों इतना शानदार बिंब उभरता है कि मन है यह दृश्य आप ज़रूर देखें। इसके बाद हम वो बातचीत देखेंगे जो नाटककार और दर्शकों के बीच हुई। प्यारे दोस्तों, मैं इस नाटक के इस दृश्य के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। यह दृश्य एक होली का दृश्य है और यह नाटक में काल्पनिक तौर पर चल रहा है। वे विधवाएं, महिलाएं जिनके जीवन में रस खत्म हो चुका है, जिनके जीवन में कोई अच्छी खबर नहीं है, जिनका जीवन निराशा से भरा हुआ है, इनके आगे कोई भविष्य नहीं नज़र आता, और वे एकांतवास में जीवन व्यतीत कर रही हैं। उन महिलाओं की एक कल्पना है होली की, और उस सूनेपन को ख़त्म करने की एक कोशिश है। ख्यालों के मस्तिष्क पर अबीर लगाने का एक प्रयास है। तो आप देखिए किस तरह से एक नया बिंब उभर कर सामने आता है।
दोस्तों, यह मूल विमर्श जो 22 महिलाओं के बारे में है जो विधवा हो चुकी हैं, उनके बारे में जो विमर्श हुआ है, यह हमें किस सत्य पर लेकर जाता है, किस सत्य की तरफ हमें इशारा करता है। और अगरबत्ती महज एक नाटक नहीं, यह प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों, इस नाटक के बीच जो विमर्श है उसे हमें एक घटना की तरह नहीं बल्कि एक सवाल की तरह लेना चाहिए। सवाल हमारे सामने है, हमें क्या करना है, हमें क्या सोचना है, यह समाज कैसा होना चाहिए, स्त्रियों के प्रति हमारा क्या नज़रिया हो, क्या दृष्टिकोण हो, यह हमें सोचना है। इसीलिए हम यह बातचीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक लेखक कैसे सोचता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, किसी किरदार को समझने के लिए किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, वे कौन से मानसिक पड़ाव होते हैं जो लेखक लिखते समय जिन पड़ावों से गुजरता है। आइए सुनते हैं बातचीत आशीष पाठक जी से। एम्बेसी में भी था एक मल्टीनेशनल कंपनी में, तो अफसर को भी शिकायत होती कि हम इसके दिमाग का स्कैन करके जान तो सके, सैलरी हम देते हैं, ये सोचता कुछ और है। तो यही सोचते हुए मैं एक फिल्म देखी, मैंने वेड्रिक भी, तो अद्भुत फिल्म है वो। और मुझे लगा कि चूंकि फिल्म का काम एक दस्तावेजीकरण भी है, तो उस घटना का दस्तावेजीकरण मुझे लगा खूबसूरत है, अद्भुत फिल्म। सीमा जी का काम और शेखर कपूर जी का निर्देशन, अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो मुझे लगा, लेकिन एक विमर्श उसमें से गाया कि ठीक है, वो घटना अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो सब कुछ कह रही है, लेकिन फूलन देवी के बारे में मैंने ध्यान से सोचा कि ये औरत गरीब है, ये औरत दलित है, जाति से छोटी है, और ये औरत है। तो ये तीन चीज़ें एक साथ जो भारतीय समाज में आप देखेंगे, जो डिस्क्रिमिनेशन है या जिन लोगों में श्रेष्ठी बोध है, पुरुषों में है, पैसे वालों में है, या जो जाति से ऊपर है उनमें है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे लगा कि इसमें एक विमर्श होना चाहिए। लड़कियों के लिए नाटक लिखना ही था, बाकी सारी बातें फिल्में में आ ही चुकी थी, तो ऐसा कुछ था नहीं जिसे रिपीट किया जाए। मुझे लगा कि ये जो ठाकुर मारे गए, इनकी जो स्त्रियां, जो इनकी विधवाएं, इनके ऊपर तो किसी ने बात ही नहीं की। एक शॉट है जहाँ नदी का दृश्य है, जहाँ वो औरतें खड़ी हैं, बैक शॉट है और चिता जल रही है। मैंने कहा ये औरतें कौन है, ये क्या है, इनके साथ क्या हुआ होगा। बहुत ज़्यादा जानकारी उस समय मिली नहीं, सिवाय इसके कि उन्होंने विधवा यात्रा निकाली थी और संभवतः एक बीड़ी का कारखाना उनके लिए बन गया था। इसके अलावा कहीं कोई दस्तावेजीकरण नहीं। और मुझे लगा बतौर स्त्री वो उस स्त्री को कैसे देख रही है, और अगर देख रही हैं तो क्या बदला लेने की चाहत उनमें है, और अगर है तो वो स्त्री जो किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ी है, जो सिमोन द बहुवार को नहीं जानती, जो फेमिनिज्म को नहीं जानती, जो मार्क्सिज्म को नहीं जानती, जो अम्बेडकर को नहीं जानती, वो कैसे इस दुर्लभ सत्य तक पहुंच सकती है। वो फूलन देवी जो एक और स्त्री है, उससे कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। तो मैंने इन 8 चरित्रों को वहां से लिया और इनके साथ यात्रा करनी शुरू की, इनसे बात, इनकी आपस में बात कराना शुरू की। तो ये खोजते खोजते खोजते, दमयंती एक कैरेक्टर है जो बहुत बस वो सवाल करती है, उसका कुछ है ही नहीं, जैसे विज्ञान है, उसका कोई पूर्वाग्रह नहीं, बस सवाल है उसके पास बहुत सारे। तो धीरे 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 इस तरह से स्ट्रक्चर बना और एक बहुत छोटा सा आधे घंटे का ड्राफ्ट लिख पाया, और वो रखा रहा। फिर स्वाति जब NSD गई तो काफ़ी समय बाद, कई सालों बाद, उसने कहा कि नाटक अच्छा है और इसको फुल लेंथ लिखा जाए। मैं इसे डिप्लोमा प्रोडक्शन की तरह करना चाहती हूँ NSD के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स। तब मैंने इसको लिखा। तो ये मोटी मोटी रचना प्रक्रिया है। एक बात और कि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से था, तो अपनी माँ को मैंने जूझते देखा, बहुत लड़ते देखा है। बुंदेलखंड की है, ये मेरी मातृभाषा है, मुझे मेरी माँ से ऐसे कोई खाने पीने की तकलीफ नहीं थी घर में, आर्थिक समस्या नहीं, लेकिन उस महिला को मैंने रोज लड़ते थे। तो मेरी माँ की कहावतें, बातें तो इसमें गूंजती। बस यही एक रचना प्रक्रिया है। वैसे तो बहुत जटिल है रचना प्रक्रिया।
चीज़ है उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। सर आप ही से क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट। पहली बार में पक्की बात है कि आप इसके ड्राफ्ट से संतुष्ट नहीं हुए होंगे। कितना टाइम लगा इसके ड्राफ्ट को, आपको फाइनल ड्राफ्ट जो आपने लास्ट में जो चंक दिखाया उसको बनाने? मैं बहुत आलसी व्यक्ति हूँ जी, तो मैं ऐसा नहीं है कि संतुष्ट हो जाता हूँ। मैं आपकी बात काटना चाहूँगा, एक्चुअली ब्राह्मण आलसी होते हैं, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता था इस स्क्रिप्ट में, क्योंकि मुझे मालूम था कि आगे बहुत अंधेरा है और एक छोटी सी मुफ्तीबोध की लालटेन यथार्थ, क्योंकि यथार्थवादी नाटक है, यथार्थ को जानने के लिए आप एक लालटेन लेके चलना शुरू करते हैं और उतना ही हिस्सा दिखता है जितना लालटेन की रोशनी। अब आगे देखने के लिए आपको आगे चल के जाना होता है। तो ये बहुत एक ऐसी गुफा थी। स्त्रियां, एक तो मैं स्त्री नहीं, लेकिन मैं अपनी माँ से आइडेंटिफाई करता हूँ। तो मुझे लगता है मेरे भीतर बहुत सी स्त्रियां हैं जो मेरे आसपास नहीं हैं, जिनके संघर्ष को मैंने देखा है। तो उस लालटेन को लेके आगे चलने से डर भी लगता है कि आगे ऐसा कुछ निकलेगा जो मेरे ही खिलाफ जाने वाला है, एक पुरुष के तौर पे या एक इंसान के तौर पे। तो मैंने पहला ड्राफ्ट लिखा। स्वाति उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। स्वाति बहुत अफेक्शन चाहने वाली डायरेक्टर है, आर्टिस्ट है। तो हालांकि वो जानती थी कि ये लिख सकता है, तो उसने मुझे बहुत प्रेशराइज किया। ये फाइनल ड्राफ्ट मैंने 3 दिन के भीतर लिखा। उसके लिए मैंने वो एकांत मांगा, मुझे मिला नहीं। तो पहले और आखिरी ड्राफ्ट के बीच में काफ़ी फासला है और जीवन भी जिया उसमें। तो वो 3 दिन मेरे लिए बहुत खास थे, जिनमें मैंने वो छोटी सी लालटेन लेके धीरे धीरे एक पैर बढ़ाते हुए, ऐसा लग रहा था मैं अपने ही खिलाफ कोई वाइट पेपर लिख रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया थी, बहुत दर्दनाक थी। मैं इससे बच रहा था, पर करना पड़ी मुझे। बहुत हाँ। दोस्तों, अगर आपको यह बातचीत पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकतम शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, किसी नई चर्चा के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। जय हिंद।